आज का हमारा टॉपिक है आतंकवाद। आतंकवाद जो है मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्रवाई द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगे मनवाना है। इसका मूल सिद्धांत है जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी कार्रवाई बार बार की जाए, जिससे जनसाधारण में आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए। जब आतंकवादियों की हिंसा और विनाश की बार बार की आपराधिक कार्रवाई से आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, तो सरकारें आतंकवादी कार्रवाई को रोकथाम और निर्दोष नागरिकों की जान माल की रक्षा में लगातार विफल रहने के कारण अपने आप पर विश्वास खो बैठती है। लंबे समय तक जारी रहने वाले आतंकवाद का गंभीर परिणाम ये होता है कि आम जनता, यहाँ तक कि आतंकवाद के प्रति विरोधी भावना रखने वाले तत्व भी अपनी सरकार में विश्वास खो बैठते हैं। इसका परिणाम होता है कि आर्थिक विनाश और राजनीतिक अस्थिरता तथा देर सवेरे सरकार का पतन। इस प्रकार के समस्त घटना चक्र से आतंकवादी अपनी स्वार्थ सिद्धि की आशा करते हैं। आतंकवाद वह है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले। अर्थात आतंकवाद का आश्रय है अपनी मांगे मनवाने के लिए बल प्रयोग। आतंकवाद शब्द का शाब्दिक रूप में टेरर, आतंक शब्द लैटिन भाषा से आया है और रोमन समूह की भाषाओं में जड़ जमाने के बाद ये शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हो गया है। इस सब से उत्पन्न टेररिज्म, आतंकवाद और एक्ट ऑफ टेररिज्म आतंकवादी कृत्य अब बहुत प्रचलित हो गए हैं। आतंकवाद जो है वो राजनीतिक आतंकवाद की व्याख्या में राजनीतिक, जातीय और धार्मिक उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह या जनसंख्या के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा अपनाई गई आतंकवादी नीति समाविष्ट होगी। एक राज्य की गुप्तचर सेवाओं द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र में की गई आतंकवादी गतिविधियों भी इसमें शामिल होंगी। आतंकवादी कार्यप्रणाली। आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः कई तकनीकों को अपनाते हैं, जैसे विमानों का अपहरण, राजनीतिक व प्रमुख हस्तियों का अपहरण, सार्वजनिक नेताओं की हत्या, तोड़फोड़ करना और बम आदि रखना। कभी कभी जब आतंकवादी ऐसा सोचते हैं कि दो समुदाय के बीच घृणा का वातावरण खड़ा कर वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, तब उनके द्वारा दूसरे समुदाय के निर्दोष साधारणतः जन की व्यक्तिगत या सामूहिक हत्या का मार्ग अपनाया जाता है। 1946 में मुस्लिम लीग से जुड़े आतंकवादियों द्वारा भारत विभाजन की मांग अपनाने के लिए ऐसा किया गया था और 1982-96 के वर्षों में खालिस्तान की मांग से जुड़े कुछ सिख आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार के घृणित आचरण को अपनाया गया था। आज हम चर्चा करते हैं आगे आतंकवाद की जो उत्पत्ति है उसके कौन कौन से मूलभूत कारण हैं उनके बारे में। आज देश में आतंकवाद की जो स्थिति है वह स्थिति उन मूलभूत कारणों के संबंध में सोचने के लिए बाध्य करती है जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद को जन्म दिया और उसे बनाए रखा। आतंकवाद और आतंकवादी व्यवहार के अनेक कारण हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, न्यायिक और पुलिस तथा प्रशासनिक। आतंकवाद से मुक्ति या आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना तभी संभव है जबकि न केवल सतही उपचार का प्रयत्न वरन आतंकवाद के लिए उत्तरदायी मूलभूत कारणों की विवेचना कर उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जाएं। आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कई प्रकार से, जैसे शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां।
कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादी तौर तरीकों या किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ये तथ्य है कि आतंकवाद की स्थिति के लिए केवल आतंकवादी ही दोषी नहीं है। इस देश में सदियों से अन्याय और शोषण तो चला ही आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति और नवीन संविधान को लागू करने के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई। हमने आर्थिक सामाजिक न्याय के केवल नारे लगाए हैं, उस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया है। राज्य विधानमंडलों ने अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए, लेकिन उनमें से अनेक कानून केवल कागजों पर ही है और भारतीय संघ के अनेक राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। भूमि सुधार कानून का लागू न होना नक्सलवादियों आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य कुछ राज्यों में सहकारी समितियों और धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर भी जमींदारियां बनी हुई है और भूमिहीन मजदूर तथा उनके नेताओं से सही या गलत रूप में समझ लिया गया है कि संगठित असंगठित हिंसा ही उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय दिला सकती है। ये तथ्य है कि सत्ता के गलियारे में शोषित वर्ग की आवाज की कोई चिंता नहीं की जाती और जब तक विस्फोट न हो शासक समस्या की ओर से आंख मूंदे रहते हैं। इस प्रकार की समस्त परिस्थितियों में आतंकवाद सही या गलत रूप में सामान्य जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे आतंकवादी नहीं वरन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जुझारू लड़ाके हैं। और जब कभी आतंकवाद ऐसे विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं तो आतंकवाद की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष। शिक्षित बेरोजगार समस्त सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान आपाधापी तथा कुछ अन्य बातों में शिक्षित और अशिक्षित नवयुवकों वर्ग में तीव्र असंतोष उत्पन्न कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1,80,00,000 तो शिक्षित बेरोजगार हैं और शिक्षित अशिक्षा पूर्ण बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार सब कुल मिलाकर तो ये लगभग 15 करोड़ के लगभग है। बेरोजगारी की ये स्थिति आतंकवाद का बड़ा आधार तैयार करती है। जब नवयुवक वर्ग ये देखता है कि योग्यता के बावजूद अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना बहुत अधिक कठिन कार्य है, मेहनत मजदूरी या नौकरी के आधार पर सम्मान और सुविधाजनक जीवन जी पाना बहुत कठिन है और वे ये भी देखते हैं कि तस्कर और नशीले पदार्थों के व्यापारी मौज कर रहे हैं तो वे इस कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। ये तथ्य है कि तस्करी, नशीली पदार्थों का व्यापार तथा आतंकवाद में सीधे संबंध की स्थिति है। आतंकवादी तस्करों पर अपने लिए प्रयोग करते हैं और तस्कर आतंकवादियों का हीरोइन और अन्य नशीली पदार्थों के व्यवसाय से ग्रस्त नवयुवक आतंकवाद के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और आतंकवादी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार। आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये है कि भयानक और आधुनिकतम अस्त्र अवैध रूप में प्राप्त कर लेना अधिक सरल हो गया है। कश्मीर के आतंकवादियों के पास देसी और विदेशी हथियारों की भरमार पर 10 वर्षों से समाचार छप रहे हैं, मगर वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध हथियारों के निर्माण का धंधा न होता हो। अभी कुछ ही समय पहले सिलोनी से 30 किलोमीटर दूर काठीबाड़ा गांव में बंदूकों का एक कारखाना पकड़ा गया। इसमें 12 बोरे की बंदूकें, देसी पिस्तौलें और रिवॉल्वर के अतिरिक्त अन्य प्रकार के हथियारों के निर्माण के लिए काफी आधुनिक यंत्र मौजूद थे। 1958 में केंद्र सरकार से ये निर्णय लिया था कि हथियारों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने करेंगे। उद्देश्य ये था कि हथियारों के निर्माण पर पूरा नियंत्रण रहे, मगर पता नहीं किस प्रकार के प्रभाव में आकर इस निर्णय पर कभी अमल नहीं किया गया। अब तो बताया जाता है कि देश 133 गैर सरकारी कारखाने हथियारों का निर्माण करते हैं। निजी उद्योगों को बड़ी संख्या में हथियार बनाने के लाइसेंस कैसे मिलने लगे, इसकी जांच होनी चाहिए। मौत के साधनों के निर्माण पर अंकुश न
लगा तो वह दिन दूर नहीं जबकि देश के महानगरों में खुलेआम अति आधुनिक हथियार बिकने लगेंगे और अमेरिका की तरह जाली नाम पर पता लिखकर कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के हथियार खरीद सकेगा, जिसका उद्देश्य भले ही हत्या न हो, आतंक पैदा करना हो या बैंक लूटना है। भारत में तो स्थिति यह है कि अत्यधिक आधुनिक प्रकार के हथियार चोरी छिपे खरीदे जा रहे हैं, जिनमें AK-47 रूसी राइफल और M1 अमेरिकन मिशन पिस्तौल जैसे अत्यधिक घातक हथियार भी शामिल हैं। ऐसे में यदि दिहाड़ी पर हत्या करने और करवाने वाले, सांप्रदायिक दंगे कराने वाले, सार्वजनिक इमारतों और पुलों को उखाड़ने वाले लोगों का एक पेशेवर वर्ग देश में पैदा हो गया है, तो आश्चर्य क्या है। शासन और शासित में संवादहीनता की स्थिति और शासक वर्ग की संवेदन शून्यता। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक और शासित के बीच निरंतर संपर्क स्थिति होनी चाहिए। शासन में जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ समय लग जाए लेकिन शासक वर्ग उसकी बात पर विचार करेगा। यदि ऐसी स्थिति हो तो जनता धैर्य नहीं खोती और उचित मार्ग पर बनी रहती है। लेकिन ये तथ्य है कि भारत के शासक वर्ग में संवेदनशीलता का नित्यंत अभाव है। वे तो विलासिता और शांत शौकन के घेरे में बंद है। राजनीतिक घर पटक उनका सर्वोच्च धर्म हो, जनता के दुख दर्द से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। भारत के शासक वर्ग के संबंध में एक बात ये देखी गई है कि विशाल जनसमूह भी अपनी बात यदि शांतिपूर्ण ढंग से कहे तो उनकी बात तो नितांत अनसुना कर दिया जाता है, लेकिन जब छोटा जनसमूह भी शक्ति की भाषा को अपनाता है तब उसकी अनुचित बात पर भी ध्यान दे दिया जाता है। दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग। आज के आतंकवाद के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे अधिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है तो वह है दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग। आज राजनीति हमारे समस्त जीवन पर छा गई है और राजनीतिक दल तथा राजनीतिक वर्ग के संबंध में स्थिति ये है कि वे चुनाव जीतने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने से नहीं चूकते। राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभों के लिए अपराधी एवं आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देते हुए प्रोत्साहन करते हैं और शासक दल तथा विपक्षी दल सभी चुनावी राजनीति के मोहरे के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने की बात सोचते हैं और करते हैं। ये बात दूसरी कि एक बार राजनीतिज्ञ का सहारा पाकर आतंकवादी तत्व स्वयं को प्रश्रय देने वाले राजनीतिज्ञों के लिए भी संकट का कारण बन जाते हैं। सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार, शासन वर्ग की कथनी और करनी में भीषण भेद और नैतिक आदर्शों का अभाव। भ्रष्टाचार तो सदैव से था और विश्व के अन्य देशों में भी था, लेकिन पिछले 30 वर्षों से भारत में अत्यधिक व्यापक रूप में और उच्चतर स्तर से लेकर निम्न वर्गीय स्तर पर भ्रष्टाचार ने अपनी भीषणता रूप ग्रहण कर लिया है। नवयुवक वर्ग राजनीति और अन्य नव वैभव और शान शौकत को देखकर बोखचा है। राजनीतिज्ञ उच्च नौकरशाही और उद्योग तथा व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर उनके मन मानस में देशभक्ति की भावना कमजोर हो गई है तथा नैतिक अनैतिक का प्रश्न ही नहीं रहा। शासक वर्ग की कथनी और करनी में भारी भेद है। उसने नवयुवक वर्ग में भारी आक्रोश भर दिया है। ये नव वर्ग अब देखता है कि तस्कर, माफिया, अपराधी तत्व या आतंकवाद के साथ जुड़कर थोड़े समय के लिए ही सही मौज मस्ती का जीवन अपनाया जा सकता है तो वह इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आतंकवाद की स्थिति यह है कि आतंकवादी बनना या आतंकवादी निग्रोह का सदस्य बनना भले ही सरल हो, इससे बाहर निकल पाने के कोई रास्ते नहीं होते। अभिजन वर्ग का जीवन व्यवहार नवयुवकों में भारी नैतिक गिरावट पैदा कर रहा है। दूसरी ओर हमने अपनी धर्मनिरपेक्षता के भी विभिन्न अर्थ लिए हैं। धर्मनिरपेक्षता शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा का निषेध नहीं करती, वह नैतिक शिक्षा और मानव धर्म की शिक्षा के लिए आग्रह करती है। लेकिन इस देश की शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा, देश के हित चिंतकों और लोक कल्याण की विविध शिक्षा के लिए कोई
व्यवस्था ही नहीं है। अब नैतिक शिक्षा और देश के हित चिंतन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तब आतंकवाद को अपनी जड़ें जमाने का अवसर मिलेगा ही। प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में सहयोग का अभाव और कानून तथा न्याय व्यवस्था में कमियां। एक बार आतंकवाद का उदय होने के बाद उसे समाप्त कर पाना तभी संभव हो जाता है जबकि प्रशासन की विभिन्न इकाई, विभिन्न राज्यों के पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बलों में उचित सहयोग हो, गुप्तचर पुलिस कार्यकुशल हो, राजनीतिक कार्यपालिका की कोई स्पष्ट नीति हो, वह स्पष्ट निर्देश देने में समर्थ हो तथा न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि आतंकवादी तत्काल दंडित हो और निरपराधिक शीघ्र मुक्ति प्राप्त करे। भारत में तो इसमें कोई भी बात नहीं है। भारत में ब्रिटेन के आदर्श पर आधारित कानून और न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि साधन संपन्न अपराधी के लिए कानून और न्याय के शिकंजे से मुक्ति प्राप्त कर लेना सामान्यतः बहुत अधिक सरल हो जाता है। ये स्थिति उग्र स्वभाव वाले असंतुष्ट नवयुवकों को आतंकवाद का मार्ग अपनाने से रोक नहीं पाती। दूसरी ओर निरपराध लेकिन निर्धन व्यक्ति जब एक बार पुलिस के चुंगल में पड़ जाता है तो उसके पास वकील और जमानत आदि की व्यवस्था न होने के कारण वह महीनों वर्ष जेल में सड़ता रहता है। इस स्थिति से उसके मन मानस में समूची व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश पनप जाता है। इस प्रकार कानून और न्याय व्यवस्था उसे भले और भोले मानव को अपराधी और आतंकवादी बना देती है। आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारी आर्थिक असंतुलन की स्थिति है। महाराष्ट्र अपेक्षाकृत संपन्न राष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। असम में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक संपदा का लाभ असम की बहुत ही कम अंशों में मिला है। बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के जनजाति क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्य और तेलंगाना क्षेत्र आदि के विकास की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। जम्मू कश्मीर राज्य और उत्तरी पूर्वी भारत के 7 राज्यों में केंद्र सरकार पिछले 40 वर्षों में अरबों खरबों रुपए का अनुदान दे चुकी है, लेकिन इन क्षेत्रों में कुछ बड़े उद्योग और अन्य कुटिल उद्योग धंधों का जाल बिछाकर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और जम्मू कश्मीर राज्य तथा उत्तरी पूर्वी भारत के संवेदनशील राज्यों को आर्थिक दृष्टि से अपने ही पैरों पर खड़ा करने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। प्रश्न ये कि हम इन सभी क्षेत्रों को केंद्र सरकार पर आश्रित क्यों बनाए रखना चाहते हैं। अतः यदि इन क्षेत्रों में आतंकवाद पनपता है तो इसके लिए अकेला व्यक्ति अथवा केवल वे क्षेत्र ही दोषी नहीं वरन समूची व्यवस्था दोषी है। आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त बाहरी सहायता और प्रोत्साहन। आज विश्व के अनेक देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए कि विश्व के विभिन्न देशों की सरकारें आतंकवाद को कमज़ोर करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, लेकिन स्थिति यह है कि अनेक देशों की सरकारें आतंकवाद को सैनिक प्रशिक्षण, शस्त्र सामग्री, शरण स्थल आदि की सहायता देकर आतंकवाद को प्रोत्साहन करती हैं। भारत के आतंकवादी गुटों को विदेशी शक्तियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त होता रहा है। इस सदी के 6-7वें दशक में उत्तर पूर्व में नागा और मिजो विद्रोहियों को पड़ोसी देश चीन और वर्मा तथा पश्चिम की कुछ धार्मिक संस्थाओं से नैतिक और आर्थिक समर्थन तथा शस्त्र सहायता मिलती थी। 1981 और 86 के वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन सहित स्वतंत्र विश्व के कुछ देशों ने अपने देश में स्वतंत्रता के वातावरण का दावा करने के नाम पर आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया। 1987 से अमेरिकन विदेश नीति में परिवर्तन आया और अब अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने आतंकवाद को प्रोत्साहन न करने की नीति अपना ली है। लेकिन कम से कम भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान खालिस्तान समर्थन आतंकवादी और जम्मू कश्मीर राज्य के आतंकवादियों को सभी संभव सहायता देता रहा है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के विदेशी संपर्क है। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि पंजाब के आतंकवादी और जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण, आधुनिकतम शस्त्र सामग्री, बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता और शरण स्थल प्राप्त होते रहे हैं और आज भी यही स्थिति है। ये बात भी अनेक
जानकार और जिम्मेदार लोगों द्वारा कही जा रही है कि पाकिस्तानी एजेंडा सिखों के वेश में देश में सक्रिय है और देश की एकता व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। भारत के प्रति पाकिस्तान का स्पष्ट अमैत्रीपूर्ण कार्य है और पाकिस्तान की इस भूमिका के कारण भारत में आतंकवाद की स्थिति ने बहुत गंभीर रूप ले लिया। आज हमने आतंकवाद का अर्थ और आतंकवाद के उदय होने के कारणों पर चर्चा करी। आज के लिए इतना ही।